नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कुनबा बनाना शुरू कर दिया है। वही बता दें, श्रीनगर की निर्दलीय मेयर आरती भंडारी बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ नगर निगम के 10 पार्षदों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। इनमें 8 निर्दलीय और 2 कांग्रेस पार्षद शामिल हैं। वही आपको बता दें, आरती ने 2025 के निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर श्रीनगर मेयर का चुनाव जीता था। तो वही देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, महेंद्र भट्ट ने कहा कि इससे पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। देखिए, आज श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी सदस्यता हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उनके जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। आज वो पुनः परिवार में शामिल हुए, हमने उनका स्वागत किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे श्रीनगर के जो मेयर हैं श्रीमती आरती भंडारी जी, उनके पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, उत्तराखंड बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बता दें आपको, प्रदेश के सभी 11 नगर निगम अब भाजपा के कब्जे में आ गए हैं। निकाय चुनाव के बाद भाजपा का शहरी निकायों के प्रभाव और ज्यादा मजबूत हुआ है। पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। तो इसी सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए, दो लाइन का इंटरव्यू थोड़ा ठीक लगा। बूथ केंद्रित हमारी रणनीति हमने अपने जिलाध्यक्षों से, हमारे सभी विधायकों से, पार्टी के संगठन के स्वरूप जनता के बीच इन सबको हमने प्रभावी रूप से जोड़ने का काम किया। और मैं कह सकता हूँ, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ इस बार से ज़्यादा सीटों लेकर बीजेपी की जो तैयारियां थी वो धरातल को करने लगी, उसका असर भी दिखने लगा। इसीलिए बीजेपी का जो परिवार है, बीजेपी का जो परिवार वो लगातार बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में इसलिए बड़ा कुल जीत के रूप में शामिल हुआ। कैमरा में नसीम आजाद, हमें केंद्र। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री और विधायक सत्यपाल महाराज के खिलाफ विरोध के सुर तेज होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आई है। हाल ही में कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और अपनी शिकायतें लेकर देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने भी सत्यपाल
महाराज पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में विकास की घोषणाएं तो हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा पक्ष की प्रतिक्रिया सामने फिलहाल नहीं आई है। ऐसा है कि अगर जनता को बेवकूफ बनाया जाए, कितने दिन तक उनको गुमराह कर सकते हैं आप लोग। आजकल के समय जो है, जनता सब समझदार हो चुकी है। हम कुछ समय तक किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो पक्का विरोध होगा। और इसी का खामियाजा सतपाल महाराज जी भुगत रहे हैं। पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ विधायक रहे और बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास रहे, जैसे पर्यटन विभाग रहा, जैसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, आयुष मंत्रालय रहा, ऐसे ही बड़े बड़े मंत्रालय सिंचाई से लेकर लघु सिंचाई विभाग तक उनके तो रहा। लेकिन इस क्षेत्र में ना कोई लघु सिंचाई में काम हुए, ना पर्यटन के दृष्टि को देखते हुए, चाहे उन्होंने खुद अपनी मैनिफेस्टो में पिछले चुनाव में कहा था कि हम दीवा को रोपवे से जोड़ेंगे, भैरवगढ़ी को रोपवे से जोड़ेंगे, सतपुली में झील और हमारी जो सीयूसी में झील का निर्माण होगा। लेकिन हमारी जो ये चौंदकोट जिसका बड़ा गौरवमय इतिहास रहा है, शायद महाराज जी को शायद इस चीज का पता ना हो, या वह जानबूझ के नहीं करना चाहते। वह सोचते हैं कि यहाँ के लोगों को मेरी बातों से हम गुमराह कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चौंदकोट का वासी वह व्यक्ति है कि बहुत देर तक किसी की बात और किसी की गुलामी सहन नहीं कर सकता। मेरा कहने वाला ये है कि विकास के नाम पे महाराज ने जनता को 9 साल भ्रमित कर दिया है। मैं खुद हमारे क्षेत्र से हूँ, वहाँ पर विकास नाम कोई चीज तो है नहीं। ना सुविधा अच्छी कोई स्कूल है, ना कोई चिकित्सा सुविधा है। मंगूर कालिंगरा हॉस्पिटल है, वहाँ एक डॉक्टर नहीं है, आयुर्वेद हॉस्पिटल है। मैं चिट्ठी लिख के थक गया। वही नजर डालते अगली खबर की बता दी आपको। रानीखेत के चिलियानोला नगर पालिका में सरकार द्वारा मनोनीत 3 सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन तीनों सदस्य समारोह में नहीं पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल को भी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वो भी मौजूद नहीं रहे। वही आपको बता दें, यह भी बताया जा रहा है कि सभी क्षेत्र से बाहर थे। नगर पालिका की ओर से समारोह की पूरी तैयारियां की गई थी, लेकिन कार्यक्रम आखिर नहीं हो सका। वहीं नगर पालिका के 4 निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष अरुण रावत, ईओ राजेश और पालिका कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। मैं आपको बता दें, राजनीतिक चर्चाओं के बीच भाजपा से जुड़े प्रमुख लोगों की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन रही है। गया था ये जो हमारे सरकार द्वारा मनोनीत सभासद दिए गए हैं उनके लिए था, और हमारे सभासद लोग, हमारी ईओ और हमारा समस्त स्टाफ यहाँ उपस्थित है। 11 बजे से उनको शपथ दिलाई जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अभी 11:30 से अधिक का समय हो चुका है। उनके द्वारा कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। ये डीएम सर की तरफ से एक हमें आदेश था कि क्या कहते हैं, नगर पालिका में जितने भी मनोनीत सभासद हैं उनको शपथ दिलाई जाए। तो उसी के आदेश के क्रम में हमने आज ये शपथ दिलाने का कार्यक्रम रखा था। माननीय विधायक जी का हो सकता है अत्यधिक समय ज़्यादा कार्य होने के कारण वो नहीं आ सके हैं, और मुझे दूरभाष के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि वो देहरादून है। लेकिन मनोनीत सभासद क्षेत्र में हैं, और क्षेत्र में होने के बावजूद अगर वो शपथ नहीं लेना चाहते हैं, वो उनका विवेक है। हमारे द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था, सरकारी पैसे से हमारी जनता की ही जो कमाई होती है उसी से इस कार्यक्रम को हमने आज किया था, लेकिन वो नहीं आ पाए हैं। बड़ा दुखद है, और मैं चाहूँगा कि क्षेत्रीय विकास में ऐसे कदम ना उठाए जाएं। जो मनोनीत सभासद हैं वो क्षेत्र के विकास के लिए ही उनको बनाया जाता है। अगली खबर की बता दिया आपको। पिथौरागढ़ पत्थर और बोल्डर गिरने से धारचूला तावाघाट मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिरने के कारण सड़क पर आवाजाही काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। हादसे में कूलागढ़ पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वही जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी लगातार जो है बढ़ चुकी है। मार्ग बाधित होने की सूचना के बाद बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची और सड़क को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। तो आपको बता दें, बीआरओ का कहना है कि मार्ग पर डायवर्जन तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है, और आज शाम तक डायवर्जन का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यातायात बहाल होने की उम्मीद है।
नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, राजधानी देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और रोकथाम तेज कर दी है। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा का कहना है कि जिले में अब तक 77 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। तो यह आपको बता दें 38 से अधिक मरीज जो है देहरादून और 38 अन्य जिलों में मिले हैं। तो वही फिलहाल 16 एक्टिव केस अस्पतालों में भर्ती है। सभी को स्थिति जो है फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। तो जिले में डेंगू से अब तक किसी मौत की सूचना नहीं मिली है। तो वही बता दिए आपको, संक्रमण रोकने के लिए मई से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। और देहरादून में 110 और ऋषिकेश में 40 डेंगू वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। आपको बता दें जो रोजाना घरों का सर्वे कर रहे हैं। आशा वर्कर भी निगरानी में जुटे हुए हैं। लगातार जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम की टीम जो है पूरी तरीके से रोकथाम के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। वर्तमान तक की बात करते हैं तो टोटल 77 केसेज जो है अभी तक आए हैं, जिसमें 39 केसेज जो हैं वो हमारे देहरादून के अंदर के हैं और जो 38 केसेज हैं वो बाहर अन्य जिलों जनपदों से जो है वो आए हैं। तो अभी तक एट प्रेजेंट 16 केस एक्टिव हैं जो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है और उसमें कोई भी सीरियस मरीज नहीं है। सभी सामान्य या मध्यम उसके लक्षणों से ग्रसित हैं और अभी तक कोई भी मोर्टेलिटी, कोई भी डेथ हमारे अभी जनपद में डेंगू को लेकर के नहीं हुई है। और डेंगू की तैयारियां हमारे द्वारा पूर्व से, जैसे मई माह से ही हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें 110 डेंगू वॉलंटियर्स हमारे शहरी क्षेत्र देहरादून में हैं, 40 डेंगू वॉलंटियर्स हमारे ऋषिकेश अर्बन क्षेत्र में है, जो लगातार रोजाना 50 घरों में जाके हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं और देखते हैं कहीं घर के अंदर, आंगन में, बाहर कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं है, उसको खाली करवाते हैं, लोगों में जागरूकता करते हैं परिवार के लोगों में। और साथ में लार्वा भी देखते हैं कि किसी जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ लार्वा तो नहीं है। अगर कहीं लार्वा पाया जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं और साथ में नगर निगम की टीम को भी सूचित करते हैं। और नगर निगम की टीम जो है नेक्स्ट डे जो है जाकर के वहाँ पे लाइव दवाई का स्प्रे और फॉगिंग का कार्य जो है वो वहाँ पे करती है। तो ये कार्य लगातार किया जा रहा है। आशा भी जो है रोजाना 30 घरों में जाकर के हाउस टू हाउस सर्वे करती है, उनके द्वारा भी जन जागरूकता का कार्य जो किया जाता है। और क्षेत्र में कहीं पे भी अगर वो देखते हैं कि पानी जमा है जहाँ कि डेंगू का मच्छर पैदा हो सकता है, तो नगर निगम के जो लोग हैं वहाँ पे क्षेत्र में उनको सूचित करते हैं या हमारी IDSP या NVBD की जो टीम उनको सूचित करते हैं और फिर हम नगर निगम के माध्यम से वो लाइव दवाई का स्प्रे और फॉगिंग जो है वो करवाते हैं। देहरादून के समीप मणिमाई मंदिर के पास सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वही दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। तो आपको बता दें घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजे जाने की जानकारी सामने आ रही है। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा प्रभावित हुई और कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बन गई। पुलिस मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली और यातायात को सुचारू करने में जुटी हुई है। आपको बता दें दुर्घटना के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 की स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है। भाई यार भैया कितने लोग थे इसमें सवार हैं? भाई कितने लोग थे इसमें सवार? 7 लोग थे। 2 की मौके पे मौत होगी, 2 बिल्कुल सीरियस है, 3 तो मतलब ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे हल्के हल्के। वो है उनका तो हाथ टूट के हड्डी बाहर आ रही थी पूरी, उसका तो मुंह वहाँ का खून चोट। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, रामनगर की नंदा लाइन में मजबूत सड़क को तोड़े जाने के विरोध में स्थानीय लोगों और नगर पालिका चेयरमैन मोहम्मद हाजी अकरम के बीच वार्ता हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पहले से मजबूत और चलने योग्य है, इसलिए इसे दोबारा निर्माण के नाम पर तोड़ना उचित नहीं है। लोगों ने क्षेत्र की जर्जर नालियों की समस्या दूर करने की मांग की है। तो यहाँ को बता दें स्थानीय निवासी डॉक्टर सर्विश शर्मा अग्रवाल ने बताया कि पालिका ने मजबूत सड़क को सस्ता स्थिति में रखने का आश्वासन दिया है। तो वही चेयरमैन ने कहा कि नालियों का RCC निर्माण कार्य किया जाएगा। वार्ता के बाद सड़क नहीं तोड़े और नालियों के निर्माण पर सहमति बनी हुई है। हमने अपनी बात जो है जो परसों भी हुई थी कि हमारी नंदा लाइन स्थित सड़क को जो है जो काफ़ी पुख्ता और मजबूत हालत में है
उसे क्षतिग्रस्त ना करा जाए। और यही मांग हमने आज जो है अपने चेयरमैन अकरम साहब जी के सामने रखी और जेई महोदय के सामने भी रखी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी इस रोड को बिल्कुल तहस नहस नहीं किया जाएगा। रोड जो है आपकी वर्तमान में ऐसी स्थिति में रहेगी। सिर्फ जो आपकी नाली हैं जो आपकी जीर्ण अवस्था में हो गई हैं, सिर्फ हम आपकी नालियों को हम मरम्मत करवा के पूर्ण रूप से देंगे। सड़क से हमारा कोई वास्ता नहीं है। वही नजर आते अगली खबर की बता दिया आपको, रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही बहनों में उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। दूर दराज रहने वाले भाइयों तक समय पर राखी पहुंचाने के लिए काशीपुर के मुख्य डाकघर में बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो ये आपको बता दें, महिलाएं राखियां पोस्ट कर रही हैं ताकि त्योहार के दिन भाइयों की कलाई सूनी ना रहे। वही आपको बता दें, डाक विभाग ने भी राखी भेजने के लिए विशेष इंतजाम की है। मुख्य डाकघर में अलग काउंटर समेत 2 काउंटरों से सेवाएं दी जा रही है। तो साथ ही राखी सुरक्षित भेजने के लिए विशेष लिफाफे उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे पता है कि रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, तो सारी बहनें अपने भाइयों को राखी भेजती हैं। देश में विदेश में सभी जगह राखियाँ जा रही हैं, तो काफ़ी भीड़ है जैसे आप देख सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास एक काउंटर चलता था, तो हमने भीड़ कम करने के लिए दूसरा काउंटर स्टार्ट किया है ताकि सभी डाक जो हमारे पास से बुक हो पाए, टाइम से बुक हो पाए और टाइम तक अपने भाइयों के पास उनकी राखियाँ पहुँच पाए। क्या कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है राखी भिजवाने के लिए यहाँ से? जी, राखी भिजवाने के लिए हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट ने इशू किया राखी के लिफाफे। जैसे कि लिफाफे के लिए सभी लोग परेशान होते थे कि राखी किस लिफाफे में भेजे जाए, तो हमारे पास काफ़ी अच्छे लिफाफे हैं, काफ़ी सुंदर दिखते हैं और काफ़ी अच्छा उसमें उसका दिखता है, लिफाफा अच्छा दिखता है। तो उसका हम लिफाफा प्रोवाइड करते हैं सारे कस्टमर्स को और पूरा यहाँ पे हेल्प की जाती है। टिकट्स वगैरह या ऑनलाइन पेमेंट भी होता है, सब कुछ करता है ताकि टाइम से बुकिंग हो जाए, डिले ना हो। मेरा बीना शर्मा। अच्छा, यहाँ पे आप आए हैं, लाइन में लगे हैं, क्या करने आए? ये राखी भेजना है, स्पीड पोस्ट करने आया। कितने देर हो गई है, कितनी लंबी लाइन देखने को मिल रही है? आधा पौन घंटा तो हो गया। कितनी लंबी लाइन देखने को मिल रही है यहाँ पर? बहुत लंबी लाइन है, ये लिख ही रहा है 20-25 देखिए आप। वही नजर डालते अगली खबर को आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में गुप्त काशी क्षेत्र में गांव के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। बाइक पर 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं जो हादसे में घायल हो गए। घटना की सूचना आपातकालीन नंबर 112 के जरिए पुलिस को मिली। तो यहाँ आपको बता दें, सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम रुद्रप्रयाग पुलिस और डीआरएफ के साथ मौके पर पहुंचे। तो वही घटना स्थल बेहद गहरी खाई में होने के बावजूद एसडीआरएफ जवानों ने रेस्क्यू उपकरणों की मदद से खाई में उतरकर तीनों घायलों तक पहुंच बनाई हुई। आपको बता दें, संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, आईजी कुमारू निवेदिता कुकरेती ने मंडल के सभी एसएसपी और एसपी के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने और कानूनी व्यवस्था मजबूत करने के साफ तौर पर बैठक के दौरान निर्देश दिए गए। और आपको बता दें, आईजी ने 1 वर्ष से पुरानी सभी विवेचनाओं को तत्काल पूरा करने को कहा है। तो वही महिला अपराधों में तेजी से कार्रवाई और साइबर अपराध के मामले में रिकवरी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज ये क्राइम मीटिंग कंडक्ट की गई थी सभी जनपद के कप्तानों के साथ। इसमें जो पुरानी लंबित विवेचनाएं हैं उनकी समीक्षा करते हुए जो 1 वर्ष से पुरानी विवेचनाएं हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको समय से समयबद्ध तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो 60 और 90 डेज़ के भीतर चार्जशीट पॉक्सो एवं महिला रिलेटेड अपराधों में फाइल होनी है उसकी भी समीक्षा की गई है। और उसमें कतिपय कारणों को छोड़ते हुए, जैसे कुछ में न्यायालय से स्टे है तो बाकियों का रिव्यू करते हुए ये इंश्योर कराया जा रहा है कि समयबद्ध रूप से चार्जशीट्स फाइल हों। इसके अलावा NDPS और साइबर क्राइम जो हैं उसके संबंध में भी
आज जो है समीक्षा की गई और उसमें जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो रिकवरी मॉड्यूल है, मानी रिकवरी मॉड्यूल और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसमें आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से हो। E0 FIRs और 0 FIRs जो मिल रही हैं उसमें सही से कार्रवाई हो, और साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव एक्शन रहता है पुलिस का उसको भी जो है देखते हुए समयबद्ध तरीके से कार्रवाइयाँ हों, और चोरियों की घटना जो इस बीच बढ़ी हैं उनका अनावरण सही तरीके से जो है किया जाए, और उसमें पर्सनली जो है कप्तान उसको स्वयं दिखाएं और टीम्स लगाकर उसमें आवश्यक कार्रवाई करी जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।